नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो एक नए आईपीओ के साथ में आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आरके स्वामी लिमिटेड का आईपीओ जो 4 तारीख को ओपन हो रहा है और क्लोज 6 तारीख को होगा। तो आज अपन आरके स्वामी के आईपीओ के बारे में डीप ड्राइव एनालिसिस करने वाले हैं कि कंपनी का क्या बेस मॉडल है, कंपनी कितना फंड जुटा रही है। तो आईपीओ के माध्यम से जो फंड जुटाएगी उस आईपीओ का वो क्या करेगी, और कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो उनके बारे में सबका अपन यहाँ पे डीप ड्राइव एनालिसिस करेंगे। तो आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको नए अपकमिंग आईपीओ मार्केट के अन्य एनालिसिस हैं वो आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं कंपनी का बेस मॉडल पे कि कंपनी है तो वो किस प्रकार की कंपनी है, क्या काम करती है कंपनी और क्या कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन है। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम किए हुए। तो पहले बात करते हैं कंपनी के बेस मॉडल की कि कंपनी है तो कितनी पुरानी है, कब की है कंपनी। तो कंपनी है वो 1973 की कंपनी है, यानी मोटा मोटी देखें तो 50 साल पुरानी कंपनी है। तो ये क्या है, इसका बिजनेस है वो इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन का, कस्टमर डाटा एनालिसिस का और फुल सर्विस मार्केट रिसर्च का इसका बिजनेस है। तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस से और रिसर्च का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आज कोई भी पार्टी अगर जैसे कोई चुनाव लड़ रही है तो उसको डाटा है वो प्रोवाइड करवाने का काम करेगी ये, या अपने कस्टमर को डाटा का रिसर्च करके उनको प्रोवाइड करवाने का काम कंपनी करती है यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि कोई भी मान लो अपन यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अगर वहां पे ओपन करेंगे, जैसे मान लो कोई कॉमेडी का वीडियो करता है, कोई एजुकेशन का वीडियो ओपन करेगा, तो करने के साथ ही आप देखोगे कि आपको वहां पे आपको उसी ही प्रकार की कैटेगरी के वीडियो वहां पे आपको दिखाए जाएंगे। अलग अलग बंदों के अलग अलग वीडियो वहां पे आपको उसी कैटेगरी के वीडियो वहां पे शो होंगे। तो वो किस चीज से आते हैं, वो डाटा से आते हैं, क्योंकि ये डाटा है ये आपको सोशल मीडिया है और मार्केट मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू है। तो ये सारा है ये डाटा के थ्रू ही पूरा यहाँ आपको अवेलेबल करवाया जाता है। तो कंपनी है वो उसका मेन काम ये क्या है कि डाटा एनालिसिस का काम ये करती है। ये फुल सर्विस मार्केट रिसर्च का भी काम करती है कि लोगों के बीच में जाती है और उनसे डाटा कलेक्ट करने का काम भी आर के स्वामी ये करती है। तो यहाँ पे दे रखा है कि आर के स्वामी इज डाटा ड्राइवन इंटीग्रेट मार्केट सर्विस प्रोवाइड द डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए डाटा प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो कंपनी है उसके पास में यहाँ पे दे रखा है कि कंपनी के पास 97.6 टेराबाइट्स के डाटा अवेलेबल है, कंपनी के पास प्रोसेस में है, इससे भी ज्यादा है। और 2.3 मिलियन कंज्यूमर इंटरव्यूज के लिए ये टेलीफोनिक सर्वेज के माध्यम से ये डाटा प्रोवाइड करवाने का काम कंपनी करती है। तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन, डाटा एनालिसिस और ये मार्केट रिसर्च का ये सारे डाटा ये प्रोवाइड करवाने का काम कंपनी करती है। तो कंपनी के पास नंबरिंग ऑफ क्लाइंट है, उसमें आदित्य बिरला लाइफ एएमसी लिमिटेड हो गया, सेरा सैनिटरी वेयर हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, हेवल्स हो गया। तो ये जानी मानी कंपनियां भी क्या है कि इसके क्लाइंट हैं। आईसीआईसी प्रोडेशनल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आईएफपी इंडस्ट्री हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, रॉयल इनफील्ड हो गया। तो ये श्री राम फाइनेंस हो गया। तो ये क्या है कि हर सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर हुआ, ऑटो सेक्टर हुआ, आपका ये डिजिटल हुआ, लेबोरेटरी मतलब फार्मा हुआ, ये सबको क्या है कि डाटा प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो कंपनी है, कंपनी के पास 2391 एम्प्लॉइज यहाँ कंपनी ने बताए हैं। 12 ऑफिस हैं, 12 फील्ड ऑफिस हैं और 12 सिटीज में इनके 3 बिजनेस सेगमेंट में ये काम कर रही हैं। तो आपने ये देखा है कि ये डाटा है ना, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आज डिजिटल का टाइम है तो हमें हर एक बंदे का डाटा कंपनी है वो एनालिसिस यहाँ पे करवाती है और जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस हिसाब से ये कंपनी डाटा प्रोवाइड करवाती है कस्टमरों को अपने को। जैसे इसमें हुआ हेवल्स हुआ, ये है, तो इनको ये डाटा प्रोवाइड करवाने का काम कंपनी करती है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी है कि कंपनी के एसेट्स क्या हैं। तो कंपनी के यहाँ आप फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो 31 मार्च
2021, 31 मार्च 22, 23 और सितंबर 23 तक के डाटा यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। तो यहाँ पे पहले कंपनी के पास एसेट्स थे वो 390.06 के थे पहले, फिर बढ़ के 406.44 के हुए, और फिर यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी 2023 में, 31 मार्च 2023 में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है कंपनी में, जो ये यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव दर्शा रहा है। 313.65 की ही एसेट्स कंपनी के पास में नजर आ रही है। और अभी सितंबर में जो डाटा इन्होंने एसेट्स में दिया है 252, यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की, कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है। तो ये 2021 में 183.22 था, फिर इसमें थोड़ा सा जंप देखने को मिला है 244.97 का, और फिर यहाँ भी फिर जंप थोड़ा सा देखने को मिला है 31 मार्च 2023 में 299.91 का यहाँ पे जंप कंपनी के पास देखने को मिला है। तो अब बात करते हैं 31 मार्च 2023 के पास, तो यहाँ पे रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है 142.55। अब बात करेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू तो जो जनरेट हो रहा है, मगर कंपनी के पास प्रॉफिट है वो कितना जनरेट हो रहा है आफ्टर टैक्स। तो कंपनी के पास प्रॉफिट है वो 3 करोड़ का 21 में 3 करोड़ का था। तो इतनी पुरानी कंपनी होने के बाद में भी 3 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल करता है। फिर ये थोड़ा सा जंप करता है 19.26 का, फिर यहाँ पे फिर से जंप देखने को मिलता है 31.26 का, 31.326 का यहाँ पे जंप देखने को मिला था। मगर अचानक से यहाँ भी प्रॉफिट में डिक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो कंपनी क्या है कि धीरे धीरे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ भी आप देखोगे कि पहले 98.22 का था, फिर 111.93 का हुआ, फिर 140.83 का हुआ, फिर यहाँ भी नेटवर्थ देखोगे तो 1466 का रहा। अब बात करते हैं कि कंपनी के ब्राउजिंग की, कि कंपनी का ब्राउजिंग क्या है। तो मैं हमेशा आपको यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि जो ब्राउजिंग है वो हमेशा अगर घटते हुए हो तो कंपनी का क्या है कि कर्जे हैं वो कम होते हुए नजर आते हैं। वह कंपनी का क्या है कि पहले 45.68 का ब्राउजिंग था, फिर ये उन्होंने कम किया है यहाँ पे, तो ये एक अच्छा बात थी। यहाँ से 28.73 का ही रहा, फिर 31 मार्च 2023 को बिल्कुल भी 4.5 पे आ गया था, तो एक अच्छी बात थी ये। मगर यहाँ पे क्या है कि कंपनी के पास गिरावट देखने को मिली है, सॉरी जंप देखने को मिला है। तो ये 51.05 का टोटल ब्राउजिंग था, तो यहाँ पे कंपनी का अचानक से इतना बड़ा जंप, ये यहाँ पे सोचने लायक बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल तो कंपनी का प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है और खर्चे भी यहाँ कंपनी के बड़े हैं। तो कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पे कंपनी का इन तीनों सालों में, अगर इतनी पुरानी कंपनी होने के बाद में इनके भी ब्राउजिंग अभी खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और मार्जिन है वो बिल्कुल भी कम हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है। तो अब बात करते हैं कंपनी के आरओई की। तो अपन चलते हैं, तो कंपनी का डेप्थ और इक्विटी है वो 1.5 का है, और प्रॉफिट मार्जिन है वो 5.56 का ही यहाँ पे है, और पीई रेशियो है वो भी यहाँ पे 40.96 का है। तो ये क्या है कि यहाँ पे इतनी पुरानी कंपनी होने के बाद भी कंपनी में क्या है कि कोई ग्रोथ देखने को यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी अगर यहाँ पे अगर फंड जुटा रही है ये आईपीओ के माध्यम से, तो कंपनी उसको कहाँ इस्तेमाल करेगी, किस चीज में यहाँ पे इस्तेमाल करेगी, तो वो बात करते हैं। तो कंपनी ने ये कहा है कि जो आईपीओ से जो पैसा आएगा हमारा, तो वो क्या करेगी इस फंडिंग का, कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए है, कि कंपनी के पास जो बिजनेस को जो बढ़ाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल करेगी। साथ ही ये कंपनी है जो सेटिंग अप टू डिजिटल वीडियो कंटेंट प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल करेगी, डीवीसीबी स्टूडियो के लिए। और साथ में ही कंपनी ने कहा है कि फंडिंग इन्वेस्टमेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में को डेवलप करने में कंपनी है वो इस फंडिंग का इस्तेमाल करेगी। और साथ ही एक पॉइंट और दे रखा है इन्होंने नीचे कि जो फंडिंग सेटिंग है उसमें नए कस्टमरों का जो एक्सपीरियंस होगा, सीईओ होगा, उसको भी टेलीफोनिक और इंटरव्यू के माध्यम से जो कंपनी है उनको भी ग्रोथ करने में इस पैसे का इस्तेमाल करेगी।
अब बात कर लेते हैं कंपनी की मेन इंपॉर्टेंट डेट्स की और कंपनी के आईपीओ की। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो कंपनी का आईपीओ है वो 4 मार्च को यहाँ पे ओपन हो रहा है, 6 मार्च को यहाँ पे क्लोजिंग है। और कंपनी की फेस वैल्यू है वो 5 रुपए पर शेयर की कंपनी ने फेस वैल्यू रखी है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी सोचने लायक बात है। और कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 270 से 288 पर शेयर के हिसाब से इन्होंने शेयर वैल्यू की प्राइस को, यहाँ प्राइस बैंड को रखा है। लोड साइज है वो 50 शेयर का इन्होंने लोड साइज रखा है। तो कंपनी की जो प्राइस बैंड की जो है कंपनी का, तो वो शेयर वैल्यू मुझे थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी के पास क्या है, वो टोटल इश्यू है वो 423.56 करोड़ की फंडिंग जुटाने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये आईपीओ लेके आ रही है, जिसमें से फ्रेश इश्यू हैं वो 173 करोड़ के फ्रेश इश्यू हैं और 250.56 करोड़ के ऑफर फॉर सेल हैं। तो ये यहाँ पे कंपनी के पास में जो पैसा जो बिजनेस मॉडल के लिए जाएगा वो कंपनी है वो ये कंपनी के बिजनेस के लिए जाएगा 173 करोड़, और बाकी का जो 250 करोड़ है ये कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं ये उनके पास जाएगा। तो कंपनी बेस के लिए फ्रेश इश्यू है वो 173 का ही फ्रेश इश्यू है। तो कंपनी है वो, अब बात करते हैं कि कंपनी की क्लोजिंग डेट, आईपीओ की डेट क्या है, मेन इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो कंपनी की डेट है वो 4 मार्च को ओपन हो रहा है, 6 मार्च को क्लोज होगा, 7 मार्च को आपको अलॉटमेंट होगा और 11 मार्च को आपको रिफंड आएगा। और 11 मार्च को ही आपका जो शेयर अगर आपको अलॉट होते हैं तो वो 11 मार्च को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट है वो 12 मार्च को ये आईपीओ लिस्टिंग होगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि ये कितना आईपीओ है वो कितना होगा। और एक बात और है कि ये बीएससी और एनएससी दोनों पे ये प्लेटफॉर्म पे ये आईपीओ ओपन हो रहा है। तो अब मैं बात करता हूं आपको कि रिटेलर कितने यहाँ पे भर सकते हैं। तो रिटेलर मिनिमम एक लोट के लिए 50 शेयरों के लिए एक लोट के लिए 14,400 रुपए देने होंगे और मैक्सिमम आप 13 लोट भर सकते हो, उसके लिए आपको 1,87,200 रुपए पे करने पड़ेंगे। एचएनआई के लिए मिनिमम 14 लोट हैं, मैक्सिमम 69 लोट हैं और एचएनआई मिनिमम के लिए 70 हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब बात करते हैं कि कंपनी का लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मोटा मोटी, तो कंपनी का लिस्टिंग गेन है वो मुझे यहाँ से 20% से 25% के लगभग ये लिस्टिंग गेन कर सकती है कंपनी। तो मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड इतना नहीं हूं, मगर अगर आप जो भी लगाना चाहें तो 20 या 25% के रेशियो के साथ ये इसमें गेन के लिए लगा सकता है। ये वीडियो ओनली एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।